Very good morning. Today we will study about the potentiometer. It is an ideal voltmeter and this is the electrical component by which we will calculate the EMF, internal resistance and comparison of the EMF. That is the purpose of this potentiometer that we will see in the laboratory, and it has a two experiment that we have to perform. देखो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे हम किसी भी जगह पे EMF निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट करते हैं और द रेशियो बिटवीन द टू सेल को भी हम लोग निकालते हैं। तो ऐसे में ये पर्पस है इनको कैलकुलेट करने का। इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो है ऐसे में यहां पर सबसे पहला बात कि पोटेंशियोमीटर को जानने के लिए पहले हमको इसका पूरे डिवाइस को जानना होगा, एंड दैट इज द कंस्ट्रक्शन। और एक बात ध्यान में रखना है, कंस्ट्रक्शन के रूप में कंस्ट्रक्शन यहां हमने पोटेंशियोमीटर का एक स्ट्रक्चर बनाया है जो हम लेबोरेटरी में देखेंगे, जिसको हम एक्सपेरिमेंट के दौरान इस पे वर्क करेंगे। सबसे पहली बात कि ये दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 to 10 मीटर वायर। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 to 10 मीटर वायर। यहां से इसका कितना लंबाई होता है इस वायर का, तो वायर की लंबाई 4 से लेकर के 4 मीटर टू 10 मीटर होता है। अब ये बात हम जाने यहाँ पर कि ये वायर जो आपने दिया इसकी लंबाई 4 मीटर टू 10 मीटर कंसीडर करते हैं। देखो ये एक वुडन प्लेन में या वुडन बोर्ड पे लगा रहता है, दैट इज द वुडन बोर्ड। ये आपका वुडन प्लेन है जिस पे ये पूरा कनेक्शन किया रहता है। अब ये वायर क्योंकि 10 मीटर का है तो 10 मीटर का वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे में इसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट कहने का मतलब कि इसको ऐसा अरेंज करते हैं कि 10 मीटर 4 से 10 मीटर की लंबाई, 4 मीटर से 10 मीटर तक की लंबाई की होती है, तो ये 10 मीटर की लंबाई हम छोटे से स्पेस में रख सके। सो ये एक वुडन प्लैंक है, वुडन प्लेट है, बोल सकते हैं वुडन प्लेट और प्लैंक भी बोल सकते हैं। तो ये आपका इसमें अरेंजमेंट है। अब वायर का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। अब यहां पर कॉपर स्ट्रिप है, दैट इज द कॉपर स्ट्रिप, या फिर ब्रास का भी बना रहता है। कॉपर स्ट्रिप बोलो या ब्रास स्ट्रिप बोलो, स्ट्रिप दोनों में से कोई भी आप यहां पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल होता है और नेग्लिजिबल होने के कारण करंट यहां पर इजीली मूव कर जाता है और ये लेंथ के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, 1 मीटर का ये वायरिंग होता है और ये 1 मीटर का वायर यहां पर मीटर स्केल दिया हुआ है, दैट इज द मीटर स्केल फ्रॉम 0 to 100 सेंटीमीटर, और ये 1 मीटर का स्केल है और 1 मीटर का वायर का अरेंजमेंट बना रहता है। देखो कितना बढ़िया से हम लोग समझ गए कि सबसे पहली बात कि ये जो वायर है 1 मीटर का, इसके साथ जो आपने कॉपर स्ट्रिप या ब्रास स्ट्रिप लगाया है, कॉपर स्ट्रिप और ब्रास स्ट्रिप जो भी आप लगा रहे हैं, इसमें ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो ये एक लेंथ के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। और ऐसे में ये लेंथ का अरेंजमेंट को हम जितना भी रहे 4, 5, 6, 10 तक रहेगा, 10 तक उसका अरेंजमेंट है। सबसे पहली बात। दूसरा बात, ये वायर जो बना रहता है दैट इज मेड अप ऑफ मैंगानीन और कंस्टेंटेन। दोनों बात हमको ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज का बना हुआ है, मैंगनीन का और कंस्टेंटेंट का बना हुआ है। मैंगनीन में जो हम लोग देखते हैं वो 84% कॉपर होता है। 84% मैंगनीन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में 84% कॉपर है और उसके बाद निकेल है 12% और जो बच गया वो आपका क्या हो गया, दैट इज द मैंगनीन है आपका 12% और फिर जो बच गया वो आपका हो गया निकेल। माने ये एलॉय है मैंगनीन और ये एलॉय है, एलॉय के रूप में
आप यहां पर वायर को लेते हैं, दैट इज द मैंगानीन, और या इस प्रकार दूसरा क्या लगाएंगे, कंस्टेंटेन, कंस्टेंटेन, दोनों बात ध्यान में रखना है। तो मैंगानीन का परसेंटेज कितना है, तो 84% ये आपका क्या हो गया यहां पर, कॉपर, और 12% हो गया मैंगनीन, मैंगनीज, और जो रिमेनिंग बच गया वो आपका कितना हो गया, दैट इज द 4% हो गया, 4%, दैट इज द 4% क्या है, निकेल। इसी तरह कंस्टेंटेंट का भी है, कंस्टेंटेंट में कितना हो जाएगा, तो 60% कॉपर, 60% कॉपर, कॉपर को आपने लिया 60% कॉपर, और साथ में निकेल हो गया, दैट इज द 40% निकेल, और ये एलॉय बनाया कंस्टेंटेंट। तो यहां पर हम वायर के साथ सारा बात को समझ रहे हैं कि मैंगनीन या कंस्टेंटेंट का वायर होता है, दीज आर द हाई रेजिस्टेंस वायर, ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस वायर है। मींस कहने का मतलब है कि यहां पर देयर इज नो वेरिएशन विद द टेंपरेचर, मींस यहां पर टेंपरेचर कोएफिशिएंट जो आप अल्फा लेते हैं, टेंपरेचर कोएफिशिएंट वो क्या है, ऑलमोस्ट टेंपरेचर कोएफिशिएंट वेरी स्मॉल होता है, अल्फा इज वेरी स्मॉल। जैसे अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं, सपोज करो कि अल्फा, यहां पर आपने कहा अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा क्या है, बहुत छोटा है, यहां देख लीजिए, कह रहे हैं अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ टेंपरेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये अल्फा वेरी वेरी स्मॉल होता है इन कंपेरिजन फॉर द मैंगनीन एंड द कंस्टेंटेंट। तो ऐसे में रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, सबसे बड़ी बात है कि यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट विद द टेंपरेचर, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल इफेक्ट विद द टेंपरेचर, रेजिस्टेंस का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है विद टेंपरेचर, टेंपरेचर के साथ है। सो इसलिए वायर को हम यूज करते हैं। चलो कुछ बात ऐसे भी हम देखें यहां पर, तो वायर का रेजिस्टेंस हमको मालूम है, रेजिस्टेंस हम जानते हैं, फिर रो रेसिस्टिविटी भी हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहेगा, और लेंथ आपके पास है, लेंथ अभी आपने लिया कितना, 4 मीटर टू 10 मीटर, ठीक है। तो ये पूरा अरेंजमेंट को समझिए, ये पूरा अरेंजमेंट है जिसमें मीटर स्केल भी दिया हुआ है, बोर्ड में लगा हुआ है, कितना से कितना लेंथ होता है, 4 मीटर टू 10 मीटर, और सबसे बड़ी बात हमें अभी क्या कहें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो है वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा। तो सारा चीज हम यहां पर अगर जान रहे हैं तो इसके हेल्प से हम ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कंपेरिजन को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द एक्चुअली कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहां पर कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या बात किया, दैट अब यहां से एक वोल्टमीटर लगा हुआ है और ये जॉकी है। जॉकी क्या करता है, जॉकी को जब हम मूव कराते हैं, ध्यान में रखना है कि वायर में ये टच करते या रगड़ते हुए, स्क्रैच करते हुए ना जाए। तो इसका मतलब अगर स्क्रैच करेंगे तो इसके वायर का यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो फिर वहां पर रीडिंग आपको एरर देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जॉकी को जब हम यूज करते हैं तो मूव भले कराते हैं, लेकिन जहां हम छोड़ेंगे वो वहां पर टच करेगा, या कह सकते हैं कि जॉकी को ले जा करके अलग अलग पॉइंट पे हम धीरे से हल्का से टच करेंगे, जब हम टच करेंगे तो वो अपने आप रीडिंग देने लगेगा। सो दैट इज द अरेंजमेंट, ये आपका अरेंजमेंट है। अब देखो यहां पर अरेंजमेंट के साथ हम देख रहे हैं कि वायर को हमने यहां पर सोर्स बैटरी, सोर्स ईएमएफ लगाए हैं, दैट इज द यहां पर सोर्स के रूप में ई मेन कर सकते हैं या ई स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, मेन कहो या ई स्टैंडर्ड कहो, ई स्टैंडर्ड, ठीक है, ई मेन जिससे जिसका ईएमएफ ग्रेटर होगा जो भी अदर एक्सपेरिमेंटल सेल लगाएंगे उससे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अब इसके साथ एमीटर आपने कनेक्ट किया है और ये एमीटर कांस्टेंट करंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों लगाए हैं ये रीडिंग, टू मेंटेन, टू सी द कांस्टेंट करंट, करंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा, I जो आप लेंगे I इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा,
इस जगह पे। और बात क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक RH रियोस्टेट वेरिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये वेरिंग रेजिस्टेंस इसलिए एडजस्ट करते हैं ताकि यहाँ पर जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो आप गैल्वेनोमीटर जब लगाएंगे तो दोनों आर्म में अलग अलग डायरेक्शन पे डिफ्लेक्शन को शो करे। उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग रियोस्टेट का यूज करते हैं। रियोस्टेट इज द वेरिंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद दिस सीरीज विद द सर्किट, और इसको अरेंज करते हैं जब हम स्विच ऑन करेंगे, ऑन दैट केस इट स्टार्ट द शो द पोटेंशियल। और यहाँ वोल्टमीटर लगा हुआ है, जब हम इसको यहाँ टच करेंगे 0 वोल्टेज देगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहां पर वोल्टेज भी बढ़ेगा। मींस यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव में भी वोल्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर, और 0 यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो यहाँ पर अगर हम V पोटेंशियल लेते हैं और यहाँ 0 लेते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, मींस पोटेंशियल ड्रॉप को भी हम कैलकुलेट करते हैं। इतना बात यहाँ कंस्ट्रक्शन के रूप में देख रहे हैं। अब देखो, जब भी आपने सेल लगाया यहाँ पे, जैसे ही सेल लगाया द करंट विल स्टार्ट टू मूव, और जैसे स्विच ऑन किए ये दोनों जो पॉइंट आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग स्क्रू। ये स्क्रू है यहां पर, कनेक्टिंग स्क्रू, कनेक्ट करने के लिए ये स्क्रू है। तो सारा अरेंजमेंट हमने यहां पर आपको बताया, सारा चीज, ताकि आप एक बार में फिगर के हिसाब से सब कुछ जान जाइए कि मैग्नीज और कंस्टेंटेंट का वायर होता है जिसकी लंबाई 4 से 10 मीटर होगी, जो कनेक्टेड है विद द कनेक्टिंग स्क्रू, और कॉपर स्ट्रिप या ब्रास स्ट्रिप से कनेक्टेड है। ब्रास स्ट्रिप और कॉपर स्ट्रिप का कैरेक्टर क्या है? इट हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, तो करंट विल इजीली मूव एंड दिस विल नॉट कंसीडर्ड एज ए मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये दोनों को हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ में नहीं लेते हैं, सिर्फ जो लेंथ आपका है 1 मीटर का जितना वायर लगा है उसी को ले कंसीडर करते हैं। एक मीटर स्केल लगा रहता है और बाकी जॉकी है जो कि वायर पे मूव करता है, और ये सभी कैरेक्टर हमारे पास है। एक वायर का हम रेजिस्टेंस जानते हैं, रेसिस्टिविटी जानते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जाने और लेंथ भी जाने। तो लेंथ के वेरिएशन से पोटेंशियल में क्या क्या वेरी करता है। तो सबसे पहली बात ये सब हम लोग देखें। नाउ these are the construction, जो आपने यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्ट करके। अब इसी चीज को हम लेबोरेटरी में देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो सबसे पहला बात तो ये आप देखें, LOI है, कंस्टेंटेंट है, ये सब लिख दिए वहां पर, ठीक है। दोनों बात, सारा बात हम लोग जाने। अब यहाँ देख रहे प्रिंसिपल, ये जो डिवाइस है किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो प्रिंसिपल क्या है वो पहले देखो। कह रहा है प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म वायर, किसी भी पार्ट पे यूनिफॉर्म वायर पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द दैट पोर्शन या दैट सेगमेंट व्हेन द करंट इज कांस्टेंट। मतलब वो सेगमेंट की लंबाई कितना है वही पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये प्रिंसिपल हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इसको हम लोग यहां देखेंगे भी, कैसे देखेंगे देखो। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के लिए ये यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस, potential difference across any part of the uniform wire is directly proportional to the length of that segment or portion बोलो या segment बोलो
when the constant current flow through the wire. That is the statement. और ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? V is directly proportional to जो पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी पोर्शन में लेते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सबसे पहली बात। और दूसरा बात क्या करें, पोटेंशियल ड्रॉप भी कर रहा है। अब एक एक करके बात को समझेंगे। अभी हमने कहा कि रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है कांस्टेंट का, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, दो इट इज पॉजिटिव। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, वो बहुत ही छोटा है। क्या कांस्टेंट जो अल्फा आप यूज कंसीडर किए, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ऐसे में रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस कांस्टेंट कर दिए तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट करंट पे डिपेंड करेगा। अब इस बात को हम यहां से लिख करके, चलो इसको यहां लिख दे रहे हैं, दैट इज, इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इस बात को हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्यों हमने ओम्स लॉ लिखा? क्योंकि हमने सभी कंडीशन को कांस्टेंट रखा है। अभी यहां हमने बात बताया कि यहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, माने अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं, अदर कैरेक्टर भी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में V इज इक्वल टू IR करेंगे। चलो I को हम इस तरह नहीं दिखाते, IR कर दिए। सो ऐसे में अब यहां पर V इज इक्वल टू IR कर रहे हैं, और I का वैल्यू अभी आप वहां लिखियो कि सिंस R is equal to rho L by A, तो L that is the length, और पूरे लेंथ को आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप L को ऐसे दिखा दे, L यहां पर भी कैपिटल L कर दे, तो हम यहां लिख सकते हैं that is V is equal to I rho L by A। अब ये यहां से यहां तक कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर कांस्टेंट आपने लिया है, उसमें चेंज नहीं होगा वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। हाँ, लेंथ बदल रहा है, टोटल लेंथ L है, तो लेंथ यहां से यहां तक में चेंज हो रहा है जैसे जैसे आप जॉकी को मूव करा रहे हैं। तो अब ये यहां पर बात मिल रहा है कि दैट दिस इज द कांस्टेंट I rho A, दैट इज द V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो ऐसे में ये कांस्टेंट जो आपने लिखा दैट V, यहां पर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KL, एंड यही से हमको मिल गया K इज द that is the potential gradient, that means the variation of the potential with the length, or that is the decrease value। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि that K, अब इसको ये तो एक रिलेशन हमको मिल गया that is V is directly proportional to L, और यहां पर भी हमको मिल गया that K is equal to V by L। So potential gradient, that constant of proportionality जो आप यहां पर ले रहे हैं K, where K is the constant of proportionality called potential gradient, अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट भी आप निकाल सकते हो, तो यूनिट ऑफ के क्या हो गया, यूनिट of K potential gradient that is the volt per meter या volt per centimeter, आप जैसा ले रहे हैं पर सेंटीमीटर ले रहे हैं तो वहां भी हो गया, और ऐसा ही नहीं दिखा रहे हैं तो volt per meter that is or volt per meter, या इसी को आप इसमें भी दिखा सकते हो और volt per centimeter, ठीक है। तो ये यूनिट है, इसके हिसाब से हम लोग समझे दैट इज द प्रिंसिपल कह रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस द टू पॉइंट्स इन ए वायर, टू सेगमेंट्स ऑफ ए वायर, टू पार्ट्स, एंड पॉइंट ऑफ द पार्ट ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, मींस लेंथ पे, पोटेंशियल लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इसी प्रिंसिपल पे हम लोग आगे भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक अरेंजमेंट हमने कर रखा है, दैट मींस यहाँ पर हमने ES दैट इज
स्टैंडर्ड बोलो या मेन बोलो, स्टैंडर्ड बोलो या मेन ईएमएफ है, मेन सोर्स है, मेन बैटरी के रूप में या सेल के रूप में भी हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्सिलरी भी कहलाता है, एक्सिलरी बैटरी भी कहलाएगा, एक्सिलरी बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी है। अब इसको हम यहां देख रहे हैं ऑक्सिलरी बैटरी को, और इसके साथ हमने कनेक्ट किया। मान लो यहां पर क्योंकि पूरा वायर इधर से देख रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इतना दिखाने की जगह हम सीधे एक लंबा वायर ले लिए ऑफ द व्हाटएवर द लेंथ, लेंथ 4 मीटर का हो या 4 से 10 मीटर का हो, उसको आपने कंसीडर किया। और एक यहां जे पॉइंट ले लिए, ए जे, दैट इज द लेंथ, सपोज इट इज एल। तो सबसे पहली बात है कि यहां हमने एम्पियर करंट को रीड करने के लिए लगाया, और यह रियोस्टेट वैरिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वैरिंग रेजिस्टेंस का पर्पस क्या है कि हमको डिफ्लेक्शन दोनों जगह एक्यूरेट मिले। तो यहां से हम करंट भी निकाल सकते हैं, इस रिलेशन को देखो तो करंट I इज इक्वल टू कितना हो गया, सेल यहां पे लगा हुआ है, दैट इज द ES बाई, अब यहां रेजिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस इस पोर्शन का R ले लिए, और या पूरे वायर का वायर, क्योंकि हम A से B में ले रहे हैं, करंट इन ए वायर फ्रॉम A टू B, ऐसे लिख सकते हैं, करंट इन ए वायर फ्रॉम A टू B। अब यहां देखो, इसको हम लिख रहे हैं फ्रॉम A टू B, फ्रॉम वायर A टू B। अब इसमें करंट I दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर हमको ऐसे ही मिल गया करंट I का वैल्यू क्या है, तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज द ES बाई, और नीचे पूरा रेजिस्टेंस, इस वायर का पूरा रेजिस्टेंस आपने R रखा है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस R हो गया, प्लस क्या आपको मिल रहा है, R के साथ अभी RH दिए हुए हैं, माने रियोस्टेट भी रखा हुआ है, RH वैरिंग रेजिस्टेंस। सो ये करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस जगह पे, किसी वायर पे, इन ए दिस पोटेंशियोमीटर। तो ऐसे देखें, अब ये भी हम जान रहे हैं क्योंकि आपने अभी पोटेंशियल का रिलेशन ओम्स लॉ को क्यों लगाया, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे वायर में कांस्टेंट होता है, माने टेम्परेचर का वेरिएशन पे बहुत विशेष रेजिस्टेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अभी यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द पोटेंशियल इन दिस वायर, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू IR भी कर सकते हो, I का वैल्यू आप ऊपर रखें, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो अलग अलग तरीका से हम इस बात को समझ रहे हैं। प्रिंसिपल को हम पहले बहुत अच्छी तरह से समझे। प्रिंसिपल क्या करता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन और सेगमेंट। पोर्शन बोलो, जो पोर्शन आप ले रहे हैं, AJ ले रहे हैं, AJ पोर्शन में व्हेन द कांस्टेंट करंट, I को क्या लिखे, कांस्टेंट, हमने यहां भी रखा है, I इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कंसीडर किया I को। तो ऐसे में आपके पास रिलेशन आ रहा है। सो यहां पर हम ये भी जाने पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको क्या कहेंगे, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो आप यहां पे लिख रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। हर यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल है वही आपका क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। तो हम ये भी बात यहां लिख रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आप देख ही रहे हैं, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम देखें। और एक बात देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम V/L भी लिखे हैं, और देखो इसी को हम क्या लिख रहे हैं, R इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आप यहां पर भी निकालें, K का वैल्यू I/8। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आप वायर में ले रहे हैं, दैट इज द K इज इक्वल टू L बाई कितना हो गया, तो सॉरी L करते V बाई L एंड दैट इज V/L दैट इक्वल टू, अभी आपने यहां लिखा है I/A, कितना हो गया, I/, और यहां पर A। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा हमारे पास जरूरत होगा उस हिसाब से पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंगे। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है और टोटल लेंथ मालूम है, तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कैलकुलेट कर लिए, और मान लेते हैं अभी आगे चल करके कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है। चलो यहां देखो, अब ये पोटेंशियल आ गया मेरे पास, पोटेंशियल हम यहां कैलकुलेट किए, कितना
लेंथ। अब यहां पर ये पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज द, देखो अब हम स्टेटमेंट यहां से हटा रहे हैं ताकि आगे की बात करें। देखिए प्रिंसिपल या स्टेटमेंट आपने जाना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स across a uniform wire is directly proportional to the length of that portion of the wire or the segment। तो ऐसे में यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये पोटेंशियल वोल्ट, दैट मींस अब ये हम ले रहे हैं VAJ, पोटेंशियल ऑफ दिस, एंड दैट इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला VAJ इज इक्वल टू K एंड अप टू दैट लेंथ इज द L। और K का वैल्यू अगर आप आगे देखते हो तो K का वैल्यू भी आप रख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल को हम कैलकुलेट किए, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब इस बात को हम यहां पर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये वायर है, ये वायर है और इस वायर का A, और सपोज दिस इज द वायर ऑफ एनी लेंथ, एनी लेंथ कहने का मतलब अप टू 4 to 10, इट इज द B। और मान लेते हैं सपोज करो, क्योंकि अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं K का वैल्यू, तो K का वैल्यू अगर हम लेते हैं मान लो सपोज करो 0.05 लाइक दिस, 0.05 एंड दैट इज द वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, वोल्ट पर सेंटीमीटर आपने कंसीडर किया, दैट इज द 0.05 वोल्ट। अब ये लेंथ वैसे हम A से चल रहे हैं, यहां पर कितना है, अगर सपोज करते हैं कि यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 0 का हो रहा है। अभी हम समझ रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर, इन ए वायर, पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर कैसे हम समझेंगे। अब देखो मान लो सपोज करो कि हमने 20 सेंटीमीटर चला, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है, L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो अब इसको आपको देखना है कि ये वैल्यू कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर अगर हम चल रहे हैं तो पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर A टू सपोज P, फिर आगे चले Q लाइक दिस और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब यहां पर A टू P पोटेंशियल कितना हो गया, तो VAP दैट इज इक्वल टू 20 इनटू लेंथ इनटू K। K का वैल्यू आपने कितना लिया है, सपोज 0.05 है। अब ये वोल्ट हो गया, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट का मतलब अभी P पे पोटेंशियल कितना हो गया, A पे पोटेंशियल 10 था, P पे आया तो ये 9 वोल्ट हो गया। अब फर्दर फिर L को अगर हम फिर आगे यहां से Q तक जाएं और अब 20 सेंटीमीटर जाएं तो फिर हमको एक ड्रॉप, एक पोटेंशियल का, क्योंकि K इज द कांस्टेंट, K कांस्टेंट है और लेंथ को भी आपने कांस्टेंट कर दिया, तो ऐसे में पोटेंशियल ड्रॉप Q पे कितना हो जाएगा, फिर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आया ऑफ द 1 वोल्ट। तो अगर हम यहां P से Q भी लेते हैं, अगर हम यहां अगेन फ्रॉम P to Q अगर हम कंसीडर करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर यहां आया PQ इज इक्वल टू, फिर आप लिखिएगा 20 इनटू कितना, यहां से यहां तक अगर 20 सेंटीमीटर कंसीडर किए तो ये क्या हो गया 0.05 एंड दैट इज इक्वल टू अगेन 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का आ रहा है, इसका मतलब P से Q जाने पे फिर 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है और ये ड्रॉप बढ़ते चला जा रहा है एंड दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर। अब ये 1 वोल्ट हो गया, तो यहां पर 1 वोल्ट का डिफरेंस, यहां डिफरेंस, तो हम क्या ऑब्जर्व किए कि हर 20 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप को यहां पर इसके हिसाब से, अब K का वैल्यू अलग अलग होगा तो अलग अलग, अब ये हर जगह का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आप यहां पर दो एंड्स, दो सेगमेंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाले और वो डिफरेंस आपको बताया कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है हर जगह, जितना आप लेंथ को कांस्टेंट करते हैं उस हिसाब से। अगर आप 10 सेंटीमीटर पे देखेंगे तो उस हिसाब से मिलेगा, अगर उससे कम करेंगे तो उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन हम क्या समझे यहां पर, हमने समझा कि हर पूरे लेंथ में अगर हम A to B जाते हैं तो देयर इज द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर 10 वोल्ट है, यहां पर 0 वोल्ट है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां कितना लिया हम लोग, दैट इज ऑफ द 10 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप को भी हमने यहां पे समझा कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। अब देखो ये सभी बात को हम समझ रहे हैं,
यहां पर नाउ अब एक्सपेरिमेंटल वर्क करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वर्क करने का मतलब अब यहां से हम वोल्ट हटा दे रहे हैं और यहां पर हम सेल लगा रहे हैं, ठीक है, और दैट इज द एक्सपेरिमेंटल सेल। इसको पूरा मिटा देते हैं। देखिए अब बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल सेल को देख करके कि कैसे हमने रिलेशन को समझा, और ये तो समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियोमीटर दैट इज द टू रीड द पोटेंशियल विद द लेंथ के साथ पोटेंशियल को रीड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करता है, या पोटेंशियल ड्रॉप को भी हम देखते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर ये लगा हुआ है। अब यहां हमने एक ए पॉइंट पे यहां एम्पियर करंट का रीडिंग कर रहे हैं I इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि रियोस्टेट को हमने ऐसा अरेंज किया इस सर्किट को देख करके, और यहां हमने एक्सपेरिमेंटल सेल लगाया, एक्सपेरिमेंटल सेल लगाया दैट इज ऑफ द ईएमएफ ई। यहां पर ईएस बोलो या ईएम बोलो, मेन सोर्स बोलो या ऑक्सिलरी बैटरी बोलो या ई सेकंड स्टैंडर्ड बैटरी बोलो, ठीक है। और ये यहां से गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट हो गया, गैल्वेनोमीटर ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर बहुत लो रेजिस्टेंस है, यहां पर हम नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी के साथ कनेक्टेड है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल बैटरी एंड दिस इज द सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट के बारे में हम लोग पूरा पढ़े। प्राइमरी पार्ट के बारे में ऊपर का जो पोर्शन था वो प्राइमरी सेल, प्राइमरी सर्किट था, ठीक है, प्राइमरी सर्किट दैट इज अप टू दिस ए टू बी, प्राइमरी सर्किट। और ये सेकेंडरी सर्किट हो गया, ये जो आपने देखा ये पूरा के पूरा ये क्या है, सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर? सो गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ रिफ्लेक्शन होता है। हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर अगर बात कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर बात कर रहे हैं जी, तो ऐसे में जी का सेंटर यहां पे जीरो सेंटर है, जीरो आपका सेंटर में दिया हुआ है, और इधर भी मैक्सिमम वैल्यू है, इधर भी मैक्सिमम वैल्यू है, मैं दोनों तरफ रिफ्लेक्शन होता है। इट इज द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर को हम यहां लगाए हैं, क्यों? क्योंकि ये पूरा सर्किट या पूरा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं या पूरा पोटेंशियोमीटर जो है वो नल मेथड पे बेस्ड है, क्योंकि यहां पर इस ब्रांच में मींस J2 मान लो सपोज G लिए हैं यहां पर, J2 G, गैल्वेनोमीटर को रखो यहां जीरो कर दी, ये G है गैल्वेनोमीटर, J2 G मतलब JG जो आपका करंट IG = 0 होगा, ठीक है। तो दैट मींस the whole circuit, whole the arrangement based on null method, ये हो गया null method। मतलब यहां पर null method कहने का मतलब क्या है कि यहां पर करंट इस R में नहीं है, इसका मतलब the potential at this J point and the potential at the G point, दोनों जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट मींस कोई करंट यहां फ्लो नहीं कर रहा है, तब इसका मतलब the potential difference along AG is equal to the potential of the EMF of the cell। तो EMF का वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लिए, अभी हमने देखा था यहाँ पर, तो ये रिलेशन हमारे पास था कि EMF का पोटेंशियल, इधर तो हम देख ही लिए कि that VAJ that is equal to K into L, अभी हम लोग पढ़े हैं तुरंत, and this potential, this is equation 1, and the EMF of secondary सेल जो आपने लिया है, सेकेंडरी सर्किट, दैट इज या एक्सपेरिमेंटल सेल, सेकेंडरी सर्किट ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल, एक्सपेरिमेंटल सेल का जो आप ले रहे हैं EMF E, वो क्या हो गया, दैट इज E, दोनों बराबर हो गया। कह सकते हैं कि यहां पर क्योंकि नल मेथड से हमने देखा तो यहां पर क्या आया, E इज इक्वल टू दैट इज द EMF ऑफ द E। और ये भी हम बात कर रहे हैं कि इस पोर्शन में पोटेंशियल और ये दोनों बराबर हो गया VAJ दैट इक्वल टू E। तो ये दोनों को अगर आप इक्वेट करते हैं, ऐसे भी समझते हैं, तो इक्वेटिंग 1 and 2 तो हमको मिल जाएगा VAJ दैट इज इक्वल टू KL इज इक्वल टू E।
मतलब ईएमएफ हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो हम इस पूरे सेगमेंट को अलग से समझ रहे हैं क्योंकि यहां पर वायरिंग है, मतलब यहां पर अगर हम इस रिलेशन को देखते हैं, सपोज करो कि ये तो हमने समझा। अब देखो यहां मिटा रहे हैं, इसको आपने बना लिया है, सारा कुछ लिख भी लिए होंगे। तो अब यहां पर हम इसको मिटा करके बात कुछ और कर रहे हैं। देखो कंस्ट्रक्शन के समय करंट की सब आपने निकाला, मान लो हमने यहां पर क्या किया है, देखिए सिर्फ इस पोर्शन को देख रहे हैं जो आपका यहां पर ए एल और बी के साथ है, ये ए से बी है, ए टू बी, और ये कनेक्टेड है विद द एक्सपेरिमेंटल बैटरी, एक्सपेरिमेंटल सेल दैट इज कनेक्टेड विद ए गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का अब डिफ्लेक्शन देखेंगे, गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी के साथ रिलेटेड है जी। तो L आपने लेंथ लिया था। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहां से ले जाकर के यहां लगा देंगे, और यहां लगाएंगे तो हमको यहां पर डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, यहां डिफ्लेक्शन वन साइड इन द गैल्वेनोमीटर मिलेगा, और फिर हम इसको यहां ले जाकर के लगाएंगे तो अनदर साइड ऑफ गैल्वेनोमीटर मिलता है। अगर ऐसा होता है तब समझो कि आपका सर्किट कनेक्शन करेक्ट है। इसका मतलब देयर इज ए in between A to B wire there is a point where the IG current is equal to 0, IG या IJG जो आपने लिखा है is equal to 0, और तभी आप नल मेथड से इसको डिफ्लेक्शन को 0 दिखाएंगे। अब एक बात कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का एक्टिविटीज कहीं पर नल आएगा, तो अब इस सर्किट को हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं। मान लो सपोज करो कि हमने यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं। देखिए यहां पर हम समझ रहे हैं जो सेल आपने लिया था, ये कनेक्शन था आपके पास, यहां एक बैटरी लगा दैट इज ऑफ द ई स्टैंडर्ड, और यहां एक रियोस्टेट लगाए वेरिंग रेजिस्टेंस RH, और ये कनेक्टेड विद द वायर हो गया, और यहां पर आपने करंट I को रीड किया कांस्टेंट एम्पियर, और ये आपका वायर का A और B वायर है, A और B वायर है। अब ये यहां पर से आपने सेकेंडरी लगाया। अभी हम बताएं, अभी बार बार बोल रहे हैं कि जो सेकेंडरी लगाएंगे उसका भी एक कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है कि ये वैल्यू E मस्ट बी लेस देन, पहला बात ES इज ग्रेटर देन E, बड़ा होगा। दूसरा बात क्या देख रहे हैं कि ये जो जे पे लिए यहां नल मेथड पे डिपेंड करेगा, मींस इस दो टर्म में IG इज इक्वल टू 0 होगा, IJG इज इक्वल टू 0। और दूसरा बात दोनों का पोलैरिटी सेम कैरेक्टर पे लगेगा, मतलब इधर से भी करंट मूव कर रहा है, यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, करंट इधर से भी चल रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां भी पॉजिटिव यहां नेगेटिव, उल्टा नहीं करेंगे। अगर अपोजिट कर देंगे तो फिर फ्लो बदल जाएगा और तब वो एक्सपेरिमेंट आपका करेक्ट नहीं होगा। ध्यान रहे दोनों की पोलैरिटी को एक पॉइंट पे करंट को आना, पोलैरिटी सेम रखना है, ठीक है। तो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट में दोनों में जो सेल लगा हुआ है उसका पूरा ये कंस्ट्रक्शन का कैरेक्टर हुआ। भले आप यहां पर E निकाल लिए बाय द इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम समझ रहे हैं कि कैसे समझ रहे हैं, यहां तक L लिया, L आपने लिया, अब L को अगर 0 कर देते हैं क्योंकि आपने लिखे हैं, अब इस पार्ट को अगर हम ले, मान लो सपोज करो कि हम इसी पार्ट को ले रहे हैं, कौन पार्ट को ले रहे हैं, A से जो ऊपर लिखे हम फिर से लिख रहे हैं A to J, ठीक है, और A to J की लंबाई यहां पर है दैट इज द AJ, और इसके साथ सेकेंडरी सेल लगा हुआ है यहां पर। जो कांस्टेंट है गैल्वेनोमीटर, जो कांस्टेंट है वैल्यू ऑफ द E। अब अकॉर्डिंग टू ये भी आपका क्या हो गया, यहां पर समझो बात को, यहां पर भी आपने पोटेंशियल लिया, पोटेंशियल इज इक्वल टू AJ एंड दैट पोटेंशियल AJ इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है KL। अब देखो ये लेंथ के वेरी होने से लेंथ आपने A तक B तक किया है, B इज द लेंथ, सो अगर हम लेंथ वेरी करते हैं तो पोटेंशियल भी बदलता है। इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से सोर्स के रूप में भी ध्यान में रख सकते हैं। हम लोग समझने के लिए बात कर रहे हैं कि ये भी एक वैरिंग सोर्स है। तो जब ये वैरिंग सोर्स है तो हम यहीं पर इसको एक वैरिंग सोर्स के रूप में कंसीडर कर लेते हैं कि दैट इज द वैरिंग सोर्स।
ऑफ पोटेंशियल ऑफ द KL। अब अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ, अब देखो किरचॉफ्स लॉ को अगर हम लगाते हैं और ऐसे देख रहे हैं, इसको हाई की ओर जा रहा है फिर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल रेज टू द पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर हम देख रहे हैं, तो और इसके बीच में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में नेट ईएमएफ या नेट पोटेंशियल कितना है, नेट ईएमएफ इज इक्वल, अब यहां पर क्योंकि हमने क्लॉकवाइज कंसीडर किया है, करंट के डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कंसीडर किए और उसको पॉजिटिव लिए, तो ये सेल पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, वो रिलेशन क्या आया, E इज इक्वल टू E माइनस और KL लिख देंगे, KL। अब नेट ईएमएफ हमको यहां पर मिल रहा है, तो अब यहां देखेंगे कि नेट ईएमएफ का वैल्यू पोटेंशियल का वैल्यू कितना है। पोटेंशियल अब देखो यहां पर जैसे जैसे पहला केस हमने यहां पे लिया कि अगर हम इसको यहां ले जाते हैं, मतलब इसी सेल को अगर हम यहां देखिए, सपोज करो कि हम यहां पर देख रहे हैं ये आपका पोर्शन है दैट इज A और ये J है, तो यहां से देखो बेटा ये सेल लगा हुआ है, यहां गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है, यहां नहीं लगा करके हम इस जॉकी को यहां से हटा करके यहां लगा देते, ठीक है, तो ये पहले यहां था जॉकी, अब ये यहां लगा दिए, यहां कनेक्ट कर दिए, जब आप A पे कनेक्ट कर दिए तो L इज इक्वल टू 0, अब L 0 हो गया, इसका माने नेट ईएमएफ इस कंडीशन पे कितना है, सो नेट ईएमएफ ये मान लो E नंबर हम ले रहे हैं, नेट ईएमएफ इसको देखो यहां पर से लिखते जा रहे हैं तो आप बेटर समझेंगे, देखिए नेट ईएमएफ A केस में हम ले रहे हैं, यहां देख रहे हैं यहां पे, ठीक है, A केस में देख रहे हैं, तो ऐसे में सिंस L इज इक्वल टू 0, L 0 हो गया, दैट मींस KL इज इक्वल टू 0, सो इसका हमने पोटेंशियल यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया, तो अब बच गया क्या, नेट ईएमएफ कितना लिखोगे, नेट ईएमएफ दैट इज इक्वल टू E के बराबर, तो ऐसे कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर रीड करेगा, ये गैल्वेनोमीटर जो आपने लिया G, इसका डायरेक्शन यहां एक साइड में आ जाएगा, ठीक है, सेल के तरफ आ रहा है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग किधर हो जाएगा, सेल के तरफ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं B नंबर, जैसे जैसे लेंथ को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली लेंथ विल इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो ऐसे में KL विल इंक्रीज, अब KL जब इंक्रीज करेगा तो नेट ईएमएफ दैट इज द E माइनस KL जो आपने लिया, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, दैट विल डिक्रीज। अब जब ये डिक्रीज करेगा तो जो गैल्वेनोमीटर आप यहां पे लिए हुए थे, अब ये पहले जो रीडिंग यहां दे रहा था, अब ये यहां नहीं लेकर के थोड़ा सा और राइट की ओर चला जाएगा, घसकते जा रहा है, जैसे जैसे हम L को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे L इंक्रीज कर रहा है, L इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे KL इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे जो नेट ईएमएफ हमने कंसीडर किया वो डिक्रीज कर रहा है, और ये डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स किधर की ओर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। इसका माने हम वो जगह पहुंच गए जहां नल मेथड को हमने अभी बताया, नल मेथड को बताएं, सो ये हो गया C नंबर। अगर हम जाते हैं तो ऐसे में कब ले रहे हैं, तो एट द पॉइंट, समवेयर एट द पॉइंट जहां पर L, ऐसे में the potential means L increases up to such where the potential of E and the VAJ equal हो जाए, L increases up to कब तक, VAJ that is equal to E के बराबर हो गया। अब E के बराबर हो गया, इसका मतलब हमारे पास रिलेशन है, अभी आपने लिखा E is equal to नेट ईएमएफ, यहां भी लिख देते हैं नेट ईएमएफ जो आप वहां पे लिखे E माइनस KL, तो ये रिलेशन को हम यहां पर भी लिख दिए, और यहां से अब आप देखिए इसको समझिए, तो हम यहां AJ is equal to E लिखे, दैट मींस नेट ईएमएफ कितना हो गया, नेट ईएमएफ दैट इज इक्वल टू, अब ये दोनों अगर बराबर आ रहा है दैट इज इक्वल टू KL, दोनों बराबर आ रहा है, तो यहां पर E माइनस KL दैट इज इक्वल टू 0,
और जब ये रिलेशन आ गया, इसका मतलब यहाँ गैल्वेनोमीटर में IJG जो आपने लिखा था दैट इक्वल टू 0, और यही नल मेथड है जिसको बताने के लिए हमने किरचॉफ्स का रिलेशन लेकर के आपको बताया कि कैसे हम यहाँ से रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस ये भी हम जाने E इज इक्वल टू KL, और यहाँ से E इज इक्वल टू KL जब आ गया, E इज इक्वल टू KL आ गया, तो आप एक तरह से समझिए कि यू हैव कैलकुलेटेड द EMF ऑफ द सेल। तो EMF को निकालने का ये तरीका हम लोग जाने और बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, इससे एक्यूरेट वे में निकालें, तो ये रिलेशन हमको आ गया। अब अगर लेंथ को हम फर्दर बढ़ाएंगे, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली अब ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा लेंथ को फर्दर। तो मान लो हमने डी सेक्शन ले लिया एंड L विल इंक्रीज अगेन, ठीक है, इंक्रीज इज मोर। अगर ये मोर आगे की और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ द EMF आ रहा है, इसका मतलब EMF का डायरेक्शन बदल गया, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू दैट विल गिव द नेट EMF क्या हो गया, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब आप L को इंक्रीज कर रहे हैं तो KL इंक्रीज कर रहा है, और KL इससे बड़ा हो गया तो नेगेटिव वैल्यू आ गया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन जो पहले लेफ्ट में जा रहा था वो अब धीरे धीरे राइट की ओर बढ़ने लगेगा, इधर की ओर चलने लगेगा। तो ये 4 स्टेप से हमने समझा कि कैसे गैल्वेनोमीटर एक्ट करता है और कैसे कनेक्शन को हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है, कभी भी इसके पोलैरिटी को बदलना नहीं है, दोनों के पोलैरिटी को सेम रखना है। अगर पोलैरिटी बदल देंगे तो फिर मेजरमेंट नहीं आएगा, फिर एक ही तरफ डिफ्लेक्शन बारंबार बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, दूसरा तरफ डिफ्लेक्शन जाएगा ही नहीं। तो ये बात को दिमाग में रखना है, और इसी पे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, दैट इज द थ्योरी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो आज हम लोग यहां तक देखें, थ्योरी ऑफ द पोटेंशियोमीटर तक। अभी 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द कंपैरिजन ऑफ द EMF, दैट इज वेरी इजी, एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस।